नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक पेज में। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, पिछले 1-2 दिन से मैंने आपसे बिल्कुल ये वादा किया था कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो आज बिल्कुल धीरे-धीरे बात करेंगे क्योंकि ये एक तकनीकी विषय है जिस पे हम बात करना चाहिए। इसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आपके बीच में आएँगी। और देश के संवैधानिक इतिहास का एक ऐसा फैसला, जिसने पूरी हमारी राज्य व्यवस्था को बिल्कुल प्रभावित किया। कहीं न कहीं जो एक संसदीय सर्वोच्चता या देश में सुप्रीम कौन है, संसद बड़ी है, संविधान सुप्रीम है, इस बहस को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उस टॉपिक पे आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो जुड़िएगा जल्दी से और वीडियो को शेयर भी कर दें क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मामला इसे माना जाता है। देश के इतिहास को जिसने बदल दिया, उसके बारे में और साथ में उसकी कुछ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कौन-कौन से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। मैंने कुछ यूट्यूब स्टूडेंट्स जो हमसे क्लासेस लेते हैं, उनसे भी प्रॉमिस किया था कि एक इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कौन-कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ गौतम जी नमस्कार, कंचन शर्मा जी हेलो, नमस्कार, प्रीति शर्मा जी गुड इवनिंग, विकास शर्मा जी नमस्कार। 25 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, फिर हम इस पे विस्तार से डिस्कस आज करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी एचएएस एग्जामिनेशन, आईएएस की एग्जामिनेशन की उस परीक्षाओं में इनमें शामिल होना चाहते हैं, राज्य स्तरीय सिविल सेवा हो या इस तरह के, ये देश के संविधान के बारे में जानना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने मुझे भी इसके लिए लगभग 3-4 घंटे का समय लगा, इसके लिए बहुत बारीकी से इसके स्टडी के लिए। साथ में इससे संबंधित कुछ घटनाओं पे भी आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद आप नहीं भी जानते होंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। बस थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। कहानी की तरह हम समझेंगे क्या हुआ था, क्या नहीं था, देश के बाद ऐसा क्या घटा देश के इतिहास में। और हर किसी को मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि हर किसी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करें। 31 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, अमन कौंडल जी कैप्टन जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत वेलकम। हाँ अच्छा, आपका नाम अमन कौंडल, बहुत अच्छे। प्रमोद जी, अंजू जरियाल जी नमस्कार, रिनू ठाकुर जी, सुनीता शर्मा जी नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का तहे दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विवेक जी ने स्ट्रीम को शेयर किया, विवेक जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। पूजा शर्मा कर दिया, रिग्जिन हैंगमू जी नमस्कार, दीपिका कश्यप जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बस जल्दी से मैं चाहता हूँ कि 50 लोग हमारे साथ जुड़े, हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अगर आप शेयर करेंगे तो 50 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा तो है नहीं। मुझे उम्मीद है आप हमारे सभी बहुत प्यारे दर्शक हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही हैं आज जो हमारे यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटिक एक ऐसा टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसे निर्णय, इसने कहीं ना कहीं, मैं ये मानता हूँ कि भविष्य में जब कभी भी देश के संवैधानिक इतिहास पे नज़र डाली जाएगी तो 2 भागों में उसे याद किया जाएगा। एक 1973 के पहले का भारत और दूसरा 1973 के बाद का भारत। उस पर नजर डालेंगे। अरुण राजपूत जी नमस्कार, श्यामा वर्मा जी, रंजना चौहान जी नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, थोड़ा सा हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आज नजर डालते हैं। देखो दर्शकों, दोस्तों, क्या था कि हमारा जो मूल संविधान जब बना तो उसमें 22 भाग थे, उसमें 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद। जब संविधान जब बना उसमें 8 अनुसूचियां थी और पूरे देश में एक जमींदारी प्रथा लागू की गई थी। जमींदारी प्रथा लागू करने का मतलब है कि देश में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं थी, यानी कि ज़मीन से वंचित थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे। संविधान में बहुत बहस भी हुई, सभाओं में बहुत बहुत बहस भी हुई कि ज़मीन के लिए या जमींदारी प्रथा के लिए कुछ कानून बनाए जाएं। यानी जो कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके लिए कुछ कानून बनाए जाएं। इस पर बहुत सारी बहस भी हुई लेकिन कुछ बना नहीं। भूमि, आप लोग जानते हैं, जो लैंड है ये राज्य सूची का विषय होता है। 3 तरह की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके बारे में जानते हैं। राज्य सूची का विषय है कि मतलब स्टेट लिस्ट का ऐसे विषय जिसपे जो कानून बना सकता है वो राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। तो संसद का गठन हुआ, जो संसद का गठन हुआ लगभग मई 1952 में हुआ। देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संसद का गठन 1952 में हुआ। तो इन 2 सालों की अवधि में कुछ कानून बने जिनमें सीमा तय हो गई कि किसी व्यक्ति के पास कितनी जमीन होगी, इसकी कुछ सीमाएं तय होगी, इसकी कुछ लिमिटेशन तय होगी कि किसी व्यक्ति के पास ये तय कर दिया कि हाँ, हर व्यक्ति के पास इतनी जमीन होनी चाहिए।
इसको जमींदारी प्रथा अधिनियम के तहत डाला गया। फिर क्या हुआ, इसको कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट में चैलेंज जब किया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें उस समय आर्टिकल 31 के तहत एक राइट टू वेल्थ था, संपत्ति का अधिकार, जो कि आज अस्तित्व में नहीं है। उस समय संपत्ति का अधिकार अस्तित्व में था, उसी के आधार पर उसको चुनौती दी गई। तो कुछ राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं, बहुत अच्छे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुष्पराज सूर्यवंशी, मोनू देवी जी, बहुत बहुत वेलकम। आज जी केशवानंद भारती पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी केशवानंद भारती पे पहुंचे नहीं हैं हम, लेकिन उससे पहले की कुछ घटनाओं को मैं आपको जड़ें दिखाना चाहता हूं कि केशवानंद भारती मामले की जड़ें कहां पे। कुछ राज्यों के हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, जहां पे जब संपत्ति का अधिकार मतलब छीना जा रहा था, कुछ लोगों की संपत्ति की लिमिटेशन तय कर दी गई। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोगों के पास जमीन ज़्यादा थी, कुछ लोगों के पास थी ही नहीं। तो जब फिर क्या हुआ, जब कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने जब इसको असंवैधानिक घोषित किया, तब उस समय भारत में जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार थी, उसके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। संसद ने एक संशोधन किया और 9वीं अनुसूची जोड़ दी, 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा। और 9वीं अनुसूची में क्या किया कि ऐसे प्रावधान कुछ डाल दिए गए कि मतलब ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि कुछ कानून ऐसे होंगे जिन्हें न्यायपालिका में यानी हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती, उसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो थी, मुझे लगता है कि केशवानंद भारती के बारे में अगर आप उस केस के बारे में जानना चाहते हैं, इस केस स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको 9वीं अनुसूची से भी परिचित होना होगा। 9वीं अनुसूची दोस्तों वो अनुसूची है जिसमें जो कानून होंगे उनको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। 9वीं अनुसूची में उस समय पहले 9 कानून डाले गए, फिर धीरे 10 डाले गए, 20 डाले गए, आज लगभग 286 कानून हैं 9वीं अनुसूची में बात करें। दरअसल केशवानंद भारती की जो जड़ें हैं हम देखें तो यही हैं, हमारी इसमें ही है। मैं आपके प्रश्नों को भी जरूर देखूंगा संदीप ठाकुर सैंडी जी, आप लास्ट में आपसे मैं जो प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे वो मेरे से जरूर आप पूछिएगा, मैं उसके जवाब भी दूंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जड़ें देखिए कहाँ से किस तरह से क्या होगा। पंजाब सरकार में उस समय कानून बनाया गया, पंजाब सरकार में कानून बनाया गया। गोलकनाथ 2 भाई थे पंजाब के, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ, दूसरे का विलियम गोलकनाथ। तो सुनिएगा क्या हुआ, उन दोनों के पास 500 एकड़ जमीन थी, दोनों के पास 500 एकड़ जमीन थी। और सरकार ने जो नियम बनाया पंजाब गवर्नमेंट ने कि किसी के भी पास 30 या 40 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं हो सकती, उनके पास 500 एकड़ जमीन थी। तो सरकार ने जब उनका वो जमीन हथिया ली तो उन दोनों भाइयों ने उसको चंडीगढ़ कोर्ट में, यानी जो पंजाब का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, उसमें अपील दर्ज की। उसको गोलकनाथ अपील दर्ज की तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गोलकनाथ के विरुद्ध था, यानी सरकार के पक्ष में था। तो उससे वो फैसला चंडीगढ़ हाई कोर्ट से जब हार गए तो उन्होंने उस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट वो गए, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया। और उस समय की, आप मानिए उस समय की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन हुआ। उस समय आप मान नहीं सकते कि 11 न्यायाधीशों की बेंच का गठन हुआ। ये कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि संविधान से जुड़े होते हैं, उसके लिए न्यायाधीश अब जो बेंच होती है उसका गठन किया जाता है। ये हमने क्लासेस में बहुत बार डिस्कस भी किया है। उस समय जो के सुब्बा राव थे वो चीफ जस्टिस बने, और चीफ जस्टिस जब बने तो उन्होंने 6-5 की जजमेंट से वो डिसीजन दिया। 6-5 का मतलब बहुमत से डिसीजन दिया जाता है, यानी 6 जो है उस पक्ष में है, 5 उस पक्ष में नहीं है। और गोलकनाथ वाले मामले में जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह से आप किसी के मौलिक अधिकारों को, यानी सरकार को कहा कि इस तरह से आप किसी के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकते, उस मौलिक अधिकारों में आप इस तरह से संशोधन नहीं तय कर सकते। यानी 368 संविधान का अनुच्छेद 368 उस तरह से उसकी सीमाएं तय कर दी, उसकी लिमिटेशन तय कर दी कि इस तरह से आप किसी के मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट से सरकार बिल्कुल हिल गई। सरकार ने तो हिलना ही था क्योंकि सरकार की लिमिटेशन तय कर दी, संसद की लिमिटेशन तय कर दी। फिर क्या हुआ, उस समय केरल में भी उसी तरह के भूमि सुधार लागू हुए। दरअसल आप लोग जानते होंगे केशवानंद भारती, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करना लाजमी है क्योंकि ये एक मामला है जिसमें बहुत एक ऐसा डिसीजन दिया है कि सच में हिला देने वाला। केरल में भी भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स लागू हुए। केशवानंद भारती जो थे वो, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हमारा जो उत्तर भारत है, यहाँ पे हिमाचल है, या जो उत्तर भारत में यहाँ पे मंदिर होते हैं, उसी तरह से दक्षिण भारत में मठ होते हैं।
मठ, यहाँ पे मंदिरों में पुजारी होते हैं, मठों में मठाधीश होते हैं। उसी तरह से केशवानंद भारती जो थे वो मठाधीश थे, हिडनीर मठाधीश। हिडनीर एक जगह है केरल में, वहाँ पे उसके मठाधीश थे। बहुत सारी संपत्ति थी उस मठ की, तो सरकार ने उस संपत्ति पे कब्जा करना चाहा। सरकार ने कब्जा जो करना चाहा तो केशवानंद भारती ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरी निजी संपत्ति तो है नहीं, ये तो मठ की संपत्ति है, फिर आप इसे कैसे ले सकते हैं? ये सरकार ने फिर नहीं सुनी, तो केशवानंद भारती जी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों किया? क्योंकि आपने मौलिक अधिकार जब पढ़े हैं तो जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके तहत आर्टिकल 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी को अपने धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 भी इसी तरह से कुछ कहता है कि जो आपकी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका प्रबंधन, उसका प्रबंधन करने का अधिकार है, उसको मैनेज करने का, जो भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, तथा साथ ही उनकी धार्मिक संस्थाओं का जंगम या जो भी आपकी चल अचल संपत्तियां हैं उनको अर्जित करने की आपके पास स्वतंत्रता। उसी समय केरल में भी 2 संशोधन किए गए। केरल में भी 2 संशोधन किए गए, यानी कुछ ऐसे कानूनों के लिए संशोधन किए गए संसद के द्वारा कि नोमियन सूची में डालने के लिए। और नोमियन सूची दोस्तों वो अनुसूची है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। गोलकनाथ निर्णय में क्या हुआ था? गोलकनाथ पंजाब वाले मामले में क्या हुआ कि गोलकनाथ निर्णय में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस तरह से मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों में बिल्कुल भी संशोधन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि संसद ने, यानी उस समय की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने संशोधनों की झड़ी पे झड़ी लगा दी। बिल्कुल अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट किए गए। सबसे पहले क्या हुआ, जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो 20वां संविधान संशोधन हुआ। तो 20वां संशोधन क्या है? अनुच्छेद 13। हमने जब मौलिक अधिकार कभी क्लासेस में डिस्कस किए हैं तो मैंने आर्टिकल 13 आपसे डिस्कस किया है, जो बताता है कि विधि शब्द क्या होता है। विधि शब्द की परिभाषा वो बताता है कि विधि वो होगी जिसको सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, यानी विधि जो संसद द्वारा जो कानून बनाए गए। क्योंकि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट व्याख्या, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। तो 24वें संशोधन के द्वारा 13 में 4 नाम की नई धारा जोड़ी, 13 सब क्लॉज 4। उसके तहत क्या हुआ कि जो भी संविधान संशोधन है उनको विधि शब्द की परिभाषा से बाहर रख दिया। इसको बड़े ध्यान से सुनिए। विधि शब्द की परिभाषा से बाहर रखने का मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किसे कर सकते हैं? विधि को, जो भी कानून बन रहा है। लेकिन संसद ने गोलकनाथ निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 13 में 4 नाम की नई धारा जोड़ी, और जिससे कि मतलब संविधान संशोधन जो भी हो रहे हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, उनको विधि शब्द से परिभाषा से बाहर रख दिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि संविधान संशोधनों को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस संशोधन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आप एक तरह से मानिए पर काट दिए। फिर इंदिरा गांधी की सरकार के समय 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी जो निजी क्षेत्र के बैंक थे सरकार ने अपने अधीन ले लिए। उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आप लोग जानते हैं रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1970 में जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, किसी के मौलिक अधिकारों को आप नहीं छीन सकते। फिर साथ ही साथ 25वां संशोधन किया। 25वें संशोधन के तहत क्या हुआ कि कुछ संसद ने क्या किया कि कुछ डीपीएसपी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन पे फंडामेंटल राइट्स पे उनको प्राथमिकता दी गई। जैसे हम देखें तो हमने क्लासेस पे भी डिस्कस किया है कि कुछ डीपीएसपी यानी स्पेसिफिकली हम देखें तो 14 जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, 19 जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, 14 और 19 पे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, ऐसे नियम, क्योंकि राज्य अपने कानून बनाते हैं इसमें उनको ध्यान में रखेगा, तो उन पे प्राथमिकता दे दी। 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 26वां संशोधन हुआ फिर इसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय उस समय संसद के द्वारा राजा महाराजाओं को तो पेंशन और विशेष सुविधाएं दी जाती थी उनको समाप्त कर दिया। क्योंकि राजा महाराजा देश आज़ादी से पहले छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में बटा था, रियासतों में बटा था। तो राजा महाराजाओं को इसी शर्त पे यहाँ पे मिलाया गया था कि आपको क्या होगा कि आपकी जो जिस ठाठ बाट में आप रह रहे हैं, जिस शाही ठाठ बाट में रह रहे हैं, वो आपकी सुविधाएं बरकरार रखी जाएंगी। तो उसी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन जिसको कहते हैं उसके तहत उनसे हस्ताक्षर लिए गए थे। राजा महाराजाओं को जो पेंशन सुविधाएं दी जाती थी उसको
इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय उस समय समाप्त कर दिया, जिसको हम कहते हैं प्रिवी पर्स की समाप्ति। तो ये मामले बहुत हुए कि रजत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका बस सुनूंगा सब कुछ, मैं आपके क्वेश्चन भी देखूंगा। केशवानंद भारती, मैंने मामला आपसे कहा कि मठाधीश थे। केशवानंद भारती मामला सुप्रीम कोर्ट में चला था, 1970 से चला था। उसके साथ जो 25वां संशोधन हुआ, 26वां हुआ, 29वां संशोधन हुआ, ये भी साथ में जुड़ गए। अब प्रश्न ये था कि उस केशवानंद भारती का पक्ष कौन रखेगा, उसकी पैरवी कौन करेगा। इस सुप्रीम कोर्ट में तो केशवानंद चले गए। अब प्रश्न ये था कि इतने बड़े मामले में जब सरकार को, केंद्र सरकार को चुनौती दी जा रही है, केशवानंद भारती का पक्ष कौन रखेगा, पैरवी कौन करेगा। एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति सुनिएगा, उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत प्रख्यात वकील, एक इतने अच्छे विधिवेता, एडवोकेट, प्रख्यात विधिवेता, जिनका नाम था नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला जी सामने आए। नानी पालखीवाला एक बहुत अच्छे वकील थे, उस समय थे। हालांकि उस दौरान तक केशवानंद भारती और नानी पालखीवाला दोनों आपस में नहीं मिले थे, कभी नहीं मिले थे। नानी पालखीवाला ने फिर भी सरकार के खिलाफ वो आए, उन्होंने केशवानंद भारती का पैरवी करने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए वकील के रूप में सामने आए। और आप मानिएगा, इस समय देश में 34 न्यायाधीश हैं, आज 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। उस दौरान 16 न्यायाधीश थे। 1973 की जब मैं बात कर रहा हूँ, 16 में से 13 न्यायाधीशों की स्पेशल बेंच का, संवैधानिक पीठ का, 13 जजेस की पीठ का गठन हुआ और लगभग 68 दिनों तक सुनवाई चली। इसका मतलब क्या है कि 16 में से 13 न्यायाधीश ऐसे थे जो कि 68 दिनों तक, 68 डेज तक सिर्फ एक ही मुद्दे पर डिस्कस करते रहे। वो मामला था केशवानंद भारती। इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। फिर ये तर्क वितर्क हुआ। ये मामला लगभग, आप ध्यान रखें, 31 अक्टूबर 1972 से शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ था। चीफ जस्टिस थे, सीकरी साहब थे, और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 12 जज थे, 13 न्यायाधीश टोटल थे। 16 में से 13 पे एक ही विषय पे चर्चा हुई। तो उन न्यायाधीशों ने क्या किया कि पूरा का पूरा संविधान एक एक अनुच्छेद स्कैन कर दिया। जैसे ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा स्कैनर ही बैठ गया हो। एक एक संविधान का एक एक अनुच्छेद उन्होंने पढ़ा कि आखिर संविधान कहना क्या चाहता है। उस पीठ पे उन्होंने यही तो डिस्कस किया कि आखिर संविधान क्या कहना चाहता है। संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी कि संविधान की प्रस्तावना क्या कहनी चाहती है। प्रस्तावना का मतलब है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, हमारे संविधान निर्माता थे, वो क्या चाहते। फिर उस सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 7-6 से निर्णय दिया। 7-6 से निर्णय का मतलब है कि 7 न्यायाधीश, जो आप मान सकते हैं कि नानी पालखीवाला ने अपनी तरफ कर लिए, सरकार के विरुद्ध वो निर्णय गया। अभी सुनिएगा, सरकार के विरुद्ध आप इस तरह से मत लीजिएगा, लेकिन नानी पालखीवाला जी वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट लाए। उन्होंने किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वहां पे सहारा नहीं लिया कि किसी तरह का कोई निर्णय की ऐसा किसी मामले में, किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। वो एक नया कंसेप्ट लाए, इसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी आधारभूत संरचना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो हम बात करते हैं ना कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे बेसिक स्ट्रक्चर का ख्याल रखना होगा कि क्या है। वो नानी पालखीवाला जी एक बेसिक जो कंसेप्ट लाए वो था बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, ये किसी महान विद्वान का कथन है। ये कहीं ना कहीं आप लोग कहेंगे भी कि जर्मनी से भी संबंधित है। अभी देखिएगा, मैं आपसे बात करूंगा, अभी हिटलर भी आएगा बीच में। किस तरह से आएगा, वो किस तरह से लाएंगे कोर्ट में, हिटलर का मतलब है हिटलर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, वो किस तरह से आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। ओके, नानी पालखीवाला जी, हाँ आप समझ रहे हैं। आपसे लास्ट में प्रश्न भी पूछूंगा। क्या हुआ कि नानी पालखीवाला ने जो सिद्धांत रखा, संविधान हमारी आधारभूत संरचना क्या होती है उसके बारे में। एक्चुअली में जर्मनी में एक विश्वविद्यालय है, हिडनबर्ग यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा, हिडनबर्ग विश्वविद्यालय है। वहाँ के एक प्रोफेसर थे डाइटरिच कनराड। डाइटरिच कनराड एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। अभी हिटलर से कैसे संबंध है वो जरा सुनिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चला था, दूसरा विश्व युद्ध, वहाँ पे जर्मनी का एक वाइमर संविधान था। जर्मनी में एक वाइमर संविधान प्रचलन में था, आज वो नहीं है। जर्मनी के वाइमर संविधान में यह प्रावधान था कि संसद अगर संशोधन करना चाहती है तो अपने 2/3 बहुमत से वो संशोधन कर सकती है। लेकिन 1933 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कुछ समय पहले हिटलर जो था वो जर्मनी का कर्ता धर्ता बन जाता है, यानी कि तानाशाह बन जाता है। जर्मनी का वो बिल्कुल ऑटोक्रेसी उसके हाथ में है, बिल्कुल वो तानाशाही अपनी शुरुआत कर देता है।
और एक कानून बनाता है 1933 में। ये बात कर रहा हूँ दूसरे विश्व युद्ध से 5-7 साल पहले। एक कानून बनाता है जिसका नाम है एनेबलिंग एक्ट। एनेबलिंग एक्ट का मतलब है दोस्तों सक्षम करने वाला कानून। एनेबलिंग का मतलब है सक्षम करने वाला कानून। तो सक्षम किस तरह से कि मतलब उसने व्यवस्थापिका यानी विधायिका यानी जिसको संसद कहते हैं, पार्लियामेंट से ही ये कानून बना दिया कि कार्यपालिका यानी मतलब जो सरकार है यानी कि मतलब खुद ही उसको व्यवस्थापिका के माध्यम से ये पावर दे दी कि कार्यपालिका चाहे तो वो किसी भी कानून को बना सकती। आप उसने संसद के द्वारा ही ये कानून बना दिया कि कार्यपालिका सरकार जो हिटलर है वो खुद ही कानून बना सकता है। उसी तरह से तो फिर वो तानाशाह बना। तो धीरे धीरे उसने एक पैरेलल संविधान खड़ा कर दिया। इससे नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे धीरे धीरे उसने छीन लिए। तो ऐसा बहुत बुरा हुआ उस समय हिटलर में। हिटलर का नाम आपने सुना है, एक तानाशाह के रूप में याद किया जाता है। फिर हिटलर का जब पतन हुआ तो नया संविधान बना। तो लोग बहुत प्रताड़ित थे क्योंकि लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। लोग हिटलर की उस तानाशाही से बहुत पीड़ित थे, जिस तरह से उसने नए कानून बनाए और एक तानाशाह के रूप में वो उभरा था। लोग बहुत प्रताड़ित थे। नए संविधान में कुछ बातें जिसमें आप कह सकते हैं कि बेसिक लॉ में कि परिवर्तन नहीं हो सकता। नए संविधान में कुछ बातें ऐसी जोड़ी गई तो बेसिक लॉ कह सकते हैं, मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो सकता। जिसको आप कह सकते हैं कि एक नई बात वहाँ पे जोड़ी गई। जो नया संविधान बना, वाइमर संविधान, तो समाप्त हो गया। हिटलर का जब पतन हुआ उसके बाद ऐसी बातें जिसको इंटरनिटी क्लॉज यानी अनंत काल प्रावधान। अनंत काल का मतलब क्या है, तो कभी समाप्त नहीं हो सकती। कुछ ऐसी बातें जोड़ दी गई जिसको बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया। अब देखिए भारत से किस तरह से मैं जर्मनी से कनेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अनंत काल तक प्रावधान ये आज भी है। अनंत काल का प्रावधान यानी कि मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। चाहे सरकार आए, चाहे कितने भी बहुमत से आए, चाहे पूर्ण बहुमत से आए, चाहे कितनी भी पावरफुल सरकार हो, वो उन बातों में परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे कि विधि का शासन यानी कानून का शासन होगा, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी होगी, संघवाद। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर वहां पे कि उनमें अनंत काल प्रावधान यानी इंटरनेटी क्लॉज बनाए गए, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या सिद्धांत दिया कि संविधान में संशोधन की सीमा, संविधान में जो मैं बात कर रहा हूँ कनराड की, तो डाइटरिच कनराड जो कि आए थे, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था कि संविधान में संशोधन की सीमा तय कर दी। ये मतलब कुछ सीमाएं तय कर दी कि इससे बाहर आप संशोधन नहीं कर सकते। उसकी लिमिटेशन जिसको कह सकते हैं एम्प्लाइड लिमिटेशन ऑफ द अमेंडमेंट पावर। दरअसल क्या हुआ कि जो डाइटरिच कनराड थे वो 1965 में दोस्तों भारत आए थे। भारत आए बीएचयू में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वो भारत आए थे उस समय लेक्चर देने के लिए। इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर भारत आए थे विषय पर। तो नानी वाल्कीवाला ने, जो मैं बात कर रहा हूँ केशवानंद भारती का जिन्होंने पक्ष रखा, उन्होंने उनका आर्टिकल बहुत ध्यान से पढ़ा। उनका आर्टिकल बहुत ध्यान से पढ़ा कि उन्होंने इस बारे में यहाँ पे कहा था बेसिक स्ट्रक्चर की बात। तो वो नया कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए आए। केशवानंद भारती मामले में उन्होंने किसी केस का कोई रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, सिर्फ एक ही बात कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और 13 में से 7 जजेस अपनी तरफ कर लिए। लेकिन 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 बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि नानी पालिकेवाला जीत गए। नानी पालिकेवाला केस हार गए थे, यानी कि केशवानंद हार गए, लेकिन हमारा संविधान जीत गया, हमारी न्यायपालिका जीत गई, हमारे संविधान निर्माता जीत गए, हमारे भारत के नागरिक जीत गए। केशवानंद जी जमीन तो नहीं बचा पाए अपनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, पलट दिया उसको। तो गोलकनाथ मामले में उसने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उस निर्णय को ठीक 5 साल बाद उन्होंने पलट दिया। 24 अप्रैल 1973 का दिन था, और कहा कि जो संविधान संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक अधिकारों का संविधान के हर एक भाग में संशोधन कर सकती है। और जो आज तक उसने किए, 24वां किया, 25वां किया, 26वां किया, 29वां किया, वो भी सही है। लेकिन नया कंसेप्ट जो दिया वो था कि संशोधन कर सकती है, बस उसे अपने बेसिक स्ट्रक्चर का, आधारभूत संरचना का ख्याल रखना। कुछ लोग इसको पाकिस्तान से भी जोड़ते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वहां से डाइटरिच ने नहीं दिया था, बल्कि कुछ लोग कहते हैं, तर्क रखने वाले, कि पाकिस्तान से भी कहते हैं। ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा था। पाकिस्तान में एक व्यक्ति हैं, वली
एस नरीमल, ये जो पक्ष रखते हैं कि पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान में नहीं, ये इंडिया के व्यक्ति हैं जिनके बेटे हैं नरीमन जदद, जो कि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। उन्होंने कहा, पली एस नरीमल साहब ने, कि जस्टिस मुदोलकर ने सबसे पहले बार बेसिक स्ट्रक्चर का प्रयोग किया था, ये शब्द, और वो मामला था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान स्टेट 1965 उसमें। ठीक है, अनिल जसवाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आपका वेलकम। और आप लोग ये भी ध्यान रखें कि युगांडा एक देश है, उसमें भी इसे कोर्ट किया गया था 26 अप्रैल 2019 को। मिनर्वा मिल्स मामला जो था और केशवानंद भारती मामला जो है, जो इंडिया के मामले हैं, युगांडा में भी इसे कोर्ट किया गया था, केशवानंद भारती मामले को, कि आपको भी भारत की तरह आधारभूत संरचना का एक कंसेप्ट अपनाना चाहिए। ठीक है, निर्णय था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दे दो, ये डिसीजन क्या था। पहला, आधारभूत संरचना का आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रक्चर का ख्याल रखना होगा। दूसरा का कि साधारण संशोधन, जो भी सिंपल अमेंडमेंट है, चाहे संविधान संशोधन हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब क्या है कि कोर्ट में अब चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, साथ में जो 42वां संशोधन था 368 के तहत, उसमें कुछ लिमिटेशन तय कर दी थी कि विधि शब्द की परिभाषा से 368 के तहत जो संशोधन होंगे विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। 91वें संशोधन के तहत आप लोग जानते हैं मंत्रिपरिषद की सीमा तय कर दी गई थी, साथ में संबंधित दल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा तो भी समाप्त कर दिया। और मोदी जी की सरकार के द्वारा भी पीछे हाल में 11वां संशोधन जो किया गया था एनजेक के संबंध में जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा जो किया गया था उसको भी जब 2014 का ये था उसको भी असंवैधानिक घोषित किया था। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे विधि का शासन होगा, विधि का शासन यानी रूल ऑफ द लॉ जिसे कहते हैं। दूसरा, संघात्मक ढांचा, यानी ऐसे सुप्रीम कोर्ट हर निर्णय में बेसिक स्ट्रक्चर से साथ कुछ ना कुछ जोड़ता रहता है। जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी इसका ख्याल तो रखना होगा, यानी संविधान की मूल भावना क्या कहती है, हमारा संविधान कहना क्या चाहता है, हम उससे छेड़छाड़ ना करें, बाकी जो मर्जी कर सकती है संसद। विधि का शासन होगा, सुप्रीम कोर्ट हमेशा स्वतंत्र रहेगा, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, कोई कार्यपालिका विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देश में संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। देश में संसदीय शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहनी चाहिए। संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट जो गवर्नेंस सिस्टम है वो वैसा का रहना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण, हमारे देश में विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो वैसा। तो ये था वो बेसिक स्ट्रक्चर जिसने हमारे संविधान को बचा लिया। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखें। और ये फैसला जो था ये लगभग 703 पृष्ठ का था और ये बिल्कुल इसमें अलग अलग मत थे और 7-6 के बहुमत से माना गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन उस हद तक कर सकती है जहां तक वह संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचा और उसकी जो भी आवश्यक फीचर्स हैं उसकी विशेषताएं में परिवर्तन या संशोधन नहीं है। तो ये था केशवानंद भारती के बारे में जो कुछ मैंने आपसे बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि ये आपका जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप जरूर वीडियो को शेयर करिएगा अगर अच्छी लगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला कॉन्सेप्ट, तो आप वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें, सभी शेयर करें, साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो हमारा लेक्चर। और प्रश्न मैं एक दो आपसे देख लेता हूँ, तब बहुत ज़्यादा स्टडी के टच में। हाँ जी, ठीक है, महेंद्र सिंह जी समझ गए। रंजना चौहान जी कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कल यूट्यूब पे भी मिलेगा, तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। और साथ ही साथ शेयर जरूर करिएगा, बस यही रिक्वेस्ट है। कमेंट्स और लाइक करते रहें और कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार करूंगा कि आपको ये कैसा लगा है आज का ये ज्ञानवर्धक वीडियो, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बहुत समय लगा इसके लिए डीपली स्टडी करने को। जी बिल्कुल, ये केस स्टडी बहुत 5 से 6 घंटे का समय लगा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।